हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को क्लास 6 जो बसंत भाग्य की पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसका लेसन नंबर 2 जिसका नाम है बचपन, इसके बारे में हम आप लोगों को पूरा समझाएंगे कि आखिर ये बचपन क्या है। ठीक है, तो ये एक संस्मरण है। तो इस संस्मरण को हम अच्छे से जानेंगे कि इसमें जो इसकी लेखिका है कृष्णा शोभती जी, इन्होंने इसमें क्या क्या बताया है। इसके पहले आप लोगों का लेसन नंबर 1 वह चिड़िया जो कविता था, जो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखा गया है, मैंने उसकी व्याख्या, उसका क्वेश्चन आंसर पहले ही वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अब आप लोगों को ये नेक्स्ट चैप्टर 2 बचपन, इसके ये जो संस्मरण है इसके बारे में बताएंगे कि आखिर इसमें कृष्णा शोभती जी ने, जो लेखिका है, इन्होंने क्या क्या अपने बचपन के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये लेखिका है कृष्णा शोभती जी, जो आपको इमेज में ये दिख रहा है। अब यहाँ पे वो कह रही हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। ओके, अब वो अपने बचपन की बात करते हुए कह रही हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ। वो मतलब वो बता रही हैं, जब वो लिख रही हैं इस संस्मरण को, बचपन को, तो बोल रही है मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ। मतलब आप कंपेरिजन कर लीजिए, आपकी दादी और नानी की उम्र की है वो। बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ या बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। ठीक है, उनके फैमिली में उन्हें सब लोग क्या बुलाते हैं? जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा-बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। अब उन्हें इस बात का महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ही बड़ी हो गई हूँ अपनी उम्र में, इसीलिए वो अपने आप को बहुत ही सयाना महसूस करने लगी हैं। शायद इसलिए, अब वो इसलिए महसूस कर रही हैं सयाना क्योंकि पिछले शताब्दी में मैं पैदा हुई हूँ, क्योंकि वो बोल रही है कि मैं पिछले शताब्दी में पैदा हुई हूँ, मतलब वो 19वीं शताब्दी में पैदा हुई हैं। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं। मतलब जो वो 19वीं शताब्दी में पहनती थी, अब वो 20वीं शताब्दी में जो है उनके काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। पहले वो कैसे कपड़े पहनती थी? काफ़ी कलरफुल, मतलब रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। अब जो है वो कैसे कलर के कपड़े पहन रही है? नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। ठीक है, रंग बिरंगे, सॉरी, वो पहले किस तरह के कपड़े पहनती थी? रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। किस रंग के? नीला कलर, जामुनी कलर, ग्रे, काला, चॉकलेटी, इस तरह के कपड़े पहनती थी। लेकिन अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब उनका मन इस तरह का रंग बिरंगे कपड़े पहनने का नहीं करता है, अब उनको सफ़ेद कपड़े पहनने का मन करता है। गहरे नहीं, हल्के रंग, मतलब अब वो गहरे रंग के नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी नहीं पहनना चाहती है। वो कैसा पहनना चाहती है? हल्के रंग का कपड़ा, जैसे सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनने का उनका मन करता है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। अब वो बता रही है कि मेरा जो पिछले दशक में जो मैं कपड़े पहनती थी उसमें बहुत तरह की पोशाकें थी। जैसे पहले फ्रॉक था, फिर निकर वाकर आया, फिर स्कर्ट उन्होंने पहना, लहंगे भी पहने, गरारे भी पहने, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। अब क्या पहनने लगी? पहले वे फ्रॉक, फिर निकर वाकर, फिर स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब क्या पहन रही है वो? चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है। वो बता रही है कृष्णा शोभती जी, जो लेखिका हैं, वो बोल रही है कि बचपन के तो कुछ फ्रॉक मुझे अब भी याद है। वे कैसी थी? वे हल्के नीले रंग की थी, पीली धारी वाला उसमें फ्रॉक था, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ थे। एक तो हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार भी फ्रॉक था, जो उन्हें आज भी याद है। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, और उस फ्रॉक में क्या थी? नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल थी। उन दिनों क्या होता था कि उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। पहले क्या पहनते थे? 19वीं शताब्दी की बात करें, जो पिछले शताब्दी की, कि उस समय फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल होते थे और बालों में क्या होते थे? रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक और नीचे फर टंगी थी। अब वो बता रहे हैं कि जो लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला, बड़े बड़े प्लेट वाला गर्म फ्रॉक रहती थी और उसमें नीचे क्या टंगी रहती थी? फर टंगी
थी। 2 ट्यूनिक भी याद है उनको, अपने ज़माने के 2 ट्यूनिक भी याद है। एक चॉकलेट रंग का था और अंदर की कोटी जो थी वो प्याजी थी। तो एक ट्यूनिक तो चॉकलेट रंग का और अंदर का जो कोटी था ट्यूनिक का वो प्याजी कलर का था, और दूसरा जो था वो ग्रे और उसके साथ सफ़ेद रंग की कोटी थी। तो वो अपने बचपन के कुछ पहनावा जो है इस सब के बारे में, अपने बचपन के बारे में लेखिका बता रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे वो क्या बता रही हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। वो बता रहे हैं कि उस ज़माने में मैं जो मोजे और स्टॉकिंग पहनती थी वो भी मुझे आज तक याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। ठीक है, पहले बचपन में क्या होता था उनके बचपन में कि उनको अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे। वो किसी नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे धोने के लिए, क्योंकि इसकी उस समय सख्त मनाही थी। मतलब नौकर नौकरानी को मोजे धोने के लिए नहीं देना है, उन्हें खुद धोना है। तो हम बच्चे क्या करते हैं, मतलब लेखिका बोलने कि हम लोग क्या करते हैं, इतवार मतलब रविवार की सुबह इसी में लगाते हैं। सब लोग क्या करते हैं, रविवार की सुबह मोजे धोने में लगाते हैं और धो लेने के बाद अपने अपने जूते को पॉलिश करके चमकाते हैं। तब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। जब वो क्या करते हैं, जूते को कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की जो चमक होती थी वो कैसे उभरने लगती थी। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। अब यहाँ पे उन्होंने सर्वर का नाम दिया है, ये क्वेश्चन भी पूछा है, आप लोग याद रखिएगा। इसमें यही कहा गया है कि शायद सर्वर एक व्यक्ति है जिसे वो अपने बचपन के बारे में बता रही हैं। तो इसे याद रखिएगा, सर्वर ये 2 बार आया है बुक में, संस्मरण में। तो मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। मतलब वो बचपन में जो बूट पॉलिश करती थी, अब वो बड़ी हो गई हैं लगभग दादी नानी के समान, फिर भी उन्हें बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब तो बहुत ही नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। अभी मार्केट में कैसे शू आ गए हैं, नए नए तरह के शू आ गए हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है, और ये क्या है, पहले से बहुत ज़्यादा आरामदेह भी है। और हमें जब नए जूते मिलते तो उनके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। उस समय बचपन में लेखिका बता रही है कि जब हमें नए नए जूते मिलते थे तो हम लोग तो समझ जाते थे कि अब ये नए जूते क्या करेंगे, हमारे पैर में छाले हो जाएंगे, काटेंगे। तो वो लोग क्या करते थे, उनका इलाज भी उन लोगों का नए जूते आने के साथ साथ शुरू हो जाता। जब कभी वो नए जूते को पहनकर लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते। अब रुई क्यों रखते हैं, क्योंकि जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। जब वो जूते पहन लेते हैं, ठीक है, जूते पहनने से पहले, मोजे पहनने से पहले मोजे के अंदर क्या कर लेते थे, रुई रख लेते थे, ताकि उनके पैर काटे नहीं, छाले पड़े नहीं, पैर में क्या हो, छाले न पड़े। हाँ, तो हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। वो बोल रही है कि अब हमारा जो बचपन था और अभी जो तुम्हारा बचपन अभी हो रहा है, इसमें तो बहुत ही अंतर है। फिर वो बता रहे हैं कि हम शनिचर को, हर शनिचर को, मतलब जितनी भी शनिचर पड़ती थी हर शनिचर को उन लोगों को क्या पीना पड़ता था। लेखिका बोलती है कि हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, और यह एक बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत ही डिफिकल्ट काम था। पीने का मन नहीं करता था फिर भी पीना पड़ता था। शनिचर को सुबह से ही नाक में बस उसी तेल की उन लोगों को ऑयल और कैस्टर ऑयल की गंध मिलने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास होते थे जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते थे। मतलब जितना उन लोगों को पीना होता था, उनकी जो खुराक होती थी उसके निशान उस शीशी पर पड़े रहते थे, और उन्हें देखते ही मितली होने लगती। और लेखिका को क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए लेखिका को वो शीशी देखते ही मितली आने लगती। ये लेखिका का चित्र है, ठीक है। मुझे आज भी, अब लेखिका बोलती है कि मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला हमारा नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। मतलब वो याद करके बोलती हैं कि लगता नहीं कि उसे पीने के बाद सेहत ठीक थी, शायद नहीं भी पीते तो भी कुछ ज़्यादा तबीयत बिगड़ने वाला नहीं था, हमारा जो हेल्थ है वो ठीक ही रहता। अब वो बोल रही हैं कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। अब वो क्या बातें करेंगी आगे, इसके बारे में जानते हैं। अब वो आगे बता रही हैं कि याद रहे उन दिनों कुछ घरों में तो ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। मतलब जब उनके बचपन का समय था तो उस समय रेडियो और टेलीविज़न भी नहीं था। उस समय क्या चल रहा था, ग्रामोफोन हो रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्रामोफोन कैसा, ये आप देख सकते हैं, ये ग्रामोफोन का स्ट्रक्चर है। उस समय क्या था, ग्रामोफोन था, रेडियो और टेलीविज़न नहीं था।
फिर उसके बाद लेखिका बोलती है कि हमारे बचपन की जो कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। वो बचपन में क्या खाती थी? कुल्फी खाती थी, लेकिन आज लोग उसको क्या खा रहे हैं? आइसक्रीम। तो बचपन की जो कुल्फी है वो किस में परिवर्तित हो गई, किस में बदलाव हो गया? वो आइसक्रीम में बदल गई है। बचपन में जो वो कचौड़ी समोसा खाती थी, अब वो किस में बदल गया है? अब वो पेटीज में बदल गया है। शहतूत, फालसे और खसखस के जो शरबत होते थे वो किस में बदल गए हैं? वो कोक और पेप्सी में बदल गया। अब लेखिका उस परिवर्तन को, अपने समय और इस समय के परिवर्तन को बता रही है कि शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत पीते थे। शहतूत, फालसे और खसखस, आप ये देख सकते हैं कि ये शहतूत है और ये फालसा है और ये खसखस, तो इन सब के शरबत उस समय उनके बचपन में मिलते थे, जो वो लोग पीती थी, जो अब किस में बदल गए हैं? आज के समय लोग कोक और पेप्सी यूज करते हैं। उन दिनों कोक नहीं थे। उन दिनों क्या था? कोक नहीं था। क्या था? कोक की जगह वो लोग लेमनेट और विमटो मिलती थी। लेमनेट और विमटो हम आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए, ये लेमनेट है, लेमन का यूज, और विमटो जो किससे बना रहता था? आपका काले अंगूर और बेरीज से बना ये विमटो होता था, जो जूस के रूप में वो लोग उस समय बचपन में उनके पीते थे, लेमनेट और विमटो। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को तो वेंगर्स और डेविस्को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। अब वो बता रही हैं, वो तो शिमला में रहती थी, वो बता रही कि शिमला और नई दिल्ली में जो भी बड़े हुए बच्चे होते हैं उनको वेंगर्स और डेविस्को, ये एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, वेंगर्स और डेविस्को, उस रेस्टोरेंट का जो चॉकलेट होता और पेस्ट्री होता वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजा देने वाला होता। और हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। जब वो छोटी थी तो वो भाई बहन क्या करते हैं? ड्यूटी करते थे, क्या करने का? शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने का। अब वो बोल रहे हैं कि हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। उनका जो घर था शिमला में, मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ना होता, उसके बाद उनको क्या मिल जाता? गिरजा मैदान मिल जाता, गिरजा मैदान पहुंच जाती। फिर वहां से एक उतराई उतरने के बाद ही क्या होता? मॉल मिल जाता। और मॉल में जो कन्फेक्शनरी काउंटर पर क्या होते? तरह तरह की पेस्ट्री होती, चॉकलेट की खुशबू मनभावनी, बहुत ही यमी टेस्टी पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू वहाँ पे कन्फेक्शनरी काउंटर से आती। अब आगे बढ़ते हैं। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। उन्हें क्या था? हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने का छूट था। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता है। वो हमेशा क्या करती? चॉकलेट टॉफ़ी को इकट्ठा करके रखती। वे बोले कि मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती। जैसे उनको चॉकलेट मिलता वो खड़े खड़े कभी नहीं खाती, उनको लेकर वो क्या करती? घर जाती, घर पर साइन बोर्ड पर उस चॉकलेट को रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े से मज़ा ले लेकर खाती थी, मतलब टेस्ट ले लेकर उस चॉकलेट को खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। अब लेखिका कहती है कि उनको शिमला के जो काफल होते हैं, फल है, ये काफल मैं आपको दिखा देती हूँ। शिमला के काफल, ये काफल है, ठीक है। वो बोल रही है कि ये जो शिमला के काफल है ये भी उन्हें अभी बहुत याद आ रहे हैं। कुछ खट्टे मीठे काफल, कुछ तो एकदम लाल होते, कुछ गुलाबी और रस भरी होते, ठीक है। और कसमल सोच कर ही मुंह में पानी भरा है। फिर बोलना है चेस्टनट, एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। अब ये चेस्टनट क्या है हम आपको दिखा देते हैं। ये चेस्टनट मतलब ये जो सिंघाड़ा है जो हमारे इंडिया में मिलता है, सिंघाड़ा, उसी को चेस्टनट कहते हैं। तो बोल रहे हैं चेस्टनट जो है उससे वो एक और गजब की चीज होती है जिसे आग पर भूनने जाते हैं और फिर उसके छिलके निकाल कर मुंह में खा लेते हैं। फिर वो अपने बचपन की बात कर रही है कि चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। जो चने जोर गरम जो चना होता है और अनारदाने का जो चूर्ण मिलता है, हाँ, चना जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो अब भी नजर आती है। सही बात है, आज भी आप देखिए चना को एक कोन के पुड़िया में भरकर चना देते हैं। तो वही बोलने, वही पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। उस समय वो नीरा जो पुड़िया बनाती थी उन्हीं हाथ का कमाल बोल रहे हैं कि आज भी वो देखने को मिलता है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। वो पुड़िया आज भी आप देखे होंगे कि नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर एक चौड़ी चने चने उसमें होती थी, जिसमें जैसे कि उसमें चने हथेली में आसानी से पहुंच जाए। और उस समय एक वक्त था जब फिल्म का गाना भी चलता था, ठीक है। वो क्या गाना था कि चना जोर गरम बाबू मैं ले आया मजेदार चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे इस गाने को हमेशा गाते रहते थे।
स्कूल के हर बच्चे को ये गाना आता था। कुछ बच्चे तो पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें मसाला छिड़कवा लेते हैं। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। वो जो पहाड़ पे चलते गिरजा मैदान मिलता, तो पूरा गिरजा मैदान चलते चलते वो क्या करते हैं, एक एक चना और पापड़ी मुंह में डालते, और कदम उठाने के एक खासी लय रफ्तार थी, मतलब एक एक कदम में एक एक वो चना खाते खाते उसे तीखा करवा के खाते खाते और चलते। अब वो बता रही हैं कि जो छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए थे। छुटपन मतलब वो बोल रही है छोटे में वो शिमला रिज पर बहुत मजे की थी। मैं आपको शिमला रिज का फोटो दिखा रही हूँ। शिमला रिज वहाँ पे ये जगह है, ठीक है, यहाँ पे वो इसे शिमला रिज बोलते हैं, वहाँ घूमने का जगह है। वहाँ पे वो बहुत ही मजे करती थी बचपन में। घोड़ों की सवारी भी की। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे घोड़े भी हैं। वो शिमला रिज में घोड़ों की सवारी भी की। और शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यहाँ जाने का मौका मिल ही जाता। शिमला रिज में हर बच्चे को वहाँ पर जाने का मौका मिल ही जाता। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते हैं, मतलब वहां पे बोल रही है कि ना जाने क्यों वो घोड़े को कुछ कमजोर और छोटा समझते और उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत होते, उनकी बात फिर कभी। अब वो बोल रहे हैं कि उनके जो मायके के घोड़े होते हैं वहाँ के, वो बहुत ही हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनकी बातें फिर कभी करेंगे, वो अभी नहीं कर रही हैं। अब वो बता रही हैं कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे मिलते हैं। सामने जाखू का पहाड़ था। शिमला में क्या है, ये आप देख सकते हैं, जाखू का पहाड़ है। यहाँ मंदिर भी है काफ़ी अच्छा, हनुमान जी का बड़ा सा, जाखू का पहाड़ बोलते हैं इसको। तो वही ये बता रही हैं कि सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च वहां पर, और ऊंची चर्च की घंटियां जब बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, और ऐसा लगता कि इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। जब भी चर्च की घंटियां बजती तो ऐसा लगता कि प्रभु यीशु इस घंटी के ध्वनि के माध्यम से कुछ हम लोगों को कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। अब सूरज क्या हो रहा है, आकाश में डूब रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां आसमान पर फैल रही हैं। अब जो धारियां हैं, जब अस्त होता है तो कुछ धारियां गुलाबी और सुनहरी बनती हैं, वो अब धीरे धीरे फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के जो मुखड़े हैं वो गहराने लगे, मतलब अब धीरे धीरे क्या होने लगा है, अब अंधेरा होने लगा है। और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी हैं। अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और सबके घरों की लाइट क्या हो रही हैं, जल रही हैं। और रिज पर की जो रौनक है और मॉल की जो दुकानें हैं उनकी चमक के भी क्या कहने। अब वो बोल रहे हैं, वो जो रिज घूमने का जगह था, वो बोले कि वहाँ की जो रौनक है और मॉल की जो दुकानें हैं सब एकदम जगमगाने लगे, सब में लाइट चमकने लगी है। तो वही बोले उनकी चमक के भी क्या कहने हैं। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से भी उभरता कोलाहल। अब वहाँ पे एक स्कैंडल पॉइंट है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ भाड़ ये स्कैंडल पॉइंट पे होता है। तो बता रही है कि स्कैंडल पॉइंट के भीड़ से भी उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। अब वो सर्वर से, देखिए फिर सर्वर का नाम है, वो सर्वर से बात कर रही हैं, शायद वो सर्वर एक व्यक्ति है, वो अपने बचपन, जिनसे अपने बचपन की बातें कह रही हैं कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। कैसी दुकान थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, ठीक है, और इसकी जो पटरियां थी उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, और एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, और थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। वो ये बता रही है कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान में हुआ करती थी, ठीक है, इसी के बारे में बता रही है। फिर वो बोल रही है कि पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। उस सदी में सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते हैं। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते हैं। वो बता रहे हैं कि दिल्ली में जब भी हवाई जहाज की आवाज़ आती सारे बच्चे दौड़ के जाते और ऊपर देखते हैं। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा पक्षी पंख फैलाकर उड़ता जा रहा है, ये देखो, और वह गायब। और वो लोग देखते रहते हैं, देखते ही देखते वो गायब हो जाता, मतलब उसकी स्पीड इतनी तेज होने लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वो कौन सी दुकान थी, यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, और वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब वो उस दुकान की बात कर रही हैं जब उनका पहला चश्मा बना था, और वहाँ के जो डॉक्टर थे वो क्या थे,
अंग्रेज थे। तो शुरू शुरू में तो चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था, अजीब सा लगता था लेखिका को, लेकिन छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते हैं कि आंखों में कुछ तकलीफ है, जो इस उम्र में ऐनक, मतलब सभी छोटे बड़े उनको देखते क्योंकि अब उनको चश्मा लग गया है, कहते हैं कि क्या तुम्हारी आंखों में कुछ तकलीफ है जो इस उम्र में ऐनक लगा लिया, दूध पिया करो। तब मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, तब वो क्या करती लेखिका, जो उनको डॉक्टर कहे रहते हैं बस उन्हीं की बातों को दोहरा देती, कहते हैं कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि कुछ देर पहन लोगी तो आपका ये जो चश्मा है ये उतर जाएगा। सेम बात जब उनको कोई बोलता तो वो भी यही बात बोलते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि कुछ देर पहनने से ये है ना, ये चश्मा जो है उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। अब डॉक्टर साहब ने क्या किया था, उनको पूरा आश्वासन दिया था कि नहीं आप कुछ दिन लगाएंगे तो आपका चश्मा उतर जाएगा, लेकिन चश्मा उनका अभी तक नहीं उतरा। बस क्या हो गया, चश्मे के नंबर कम होता रहा और मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। अब वो बोल रही है कि मेरा चश्मे का नंबर जो कम हुआ इसके जिम्मेवार मैं ही हूँ, मेरे ही कारण ये कम हुआ। क्यों? क्योंकि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। मतलब वो दिन की रोशनी में कभी पढ़ाई नहीं करती थी, वो हमेशा रात को टेबल लैंप के सामने ही बैठकर पढ़ाई करती हैं और काम करती हैं, जिसके लिए उनके आंखों की रोशनी क्या होती गई, कम होती गई। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। अब उनका कोई चचेरा भाई है जो उनको चश्मा लगाए हुए छेड़ रहा है कि देखो देखो कैसी लग रही है, ये कृष्णा शोभित जी का चश्मा लगाया हुआ यहाँ पे फोटो है। और वो उनके चचेरे भाई क्या कहते हैं कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगोर की। अब उनका चचेरा भाई उनको चिढ़ा रहे हैं। तभी वो बोलती हैं कि मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। वो बोल रही है कि ये मुझे बार बार चिढ़ा रहा है, लेकिन कुछ बुरा शेर नहीं है, अच्छा है। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में, जब उनको चिढ़ा कर उनका भाई चला गया चचेरा भाई, तब फिर वो अपने कमरे में जाती हैं और आईने के सामने खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होकर कई बार अपने को देखती हैं और ऐनक उतारती हैं और फिर पहन लेती हैं और फिर उतारती हैं। इस तरह वो आईने के सामने देखती हैं, देखती रहीं और देखती रहीं कि सूरत बनी लंगूर की, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, बस इसी तरह मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। अब वो अपने छोटे भाई का जो टोपी है उसको उठाकर अपने सिर पर रखते हैं। कुछ अजीब लगा, अब उन्हें कैसा लग रहा है टोपी लगा के, कुछ अजीब सा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा मजाकिया भी लग रहा है। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल सा गया है यह चश्मा। ये तो उस समय की बात की, लेकिन अब चेहरे के साथ कैसा हो गया, वो घुल मिल गया है। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता, अब वो इतना घुल मिल गया है कि कभी चश्मा न लगाए तो अब कैसा लग रहा है उनको, खाली खाली लग रहा है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। अब वो जब ये संस्मरण लिख रही हैं तब उन्हें वो अपना पुरानी टोपी और काली फ्रेम वाला चश्मा और लंगूर जैसी सूरत उनको याद आ गई। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। अभी इन दिनों क्या है, उनको शिमला में सिर पर टोपी लगाना बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने कई रंगों की टोपी जमा कर ली है। अब लेखिका बोलती है मैंने कई रंग की टोपी जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। ठीक है, ये हो गया कृष्णा शोभती लेखक है, ये पूरा उनका संस्मरण था बचपन, जो अपने बचपन के बारे में वो बताई हैं कि पहले के बचपन और आपके बचपन में कितना अंतर हो चुका है। और ये आगे आपके प्रश्न अभ्यास के क्वेश्चन आंसर है, जिसे हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक कर लें। आपको वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें यदि अच्छा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप लोगों को मिल जाए, और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल सके हम जो भी वीडियो डालें उसका।